हाँ जी, good morning to all of you for once again for accountancy class and our chapter number 3, that is accounting principles, was in progress. And yesterday we have discussed some principles, conventions means हमने कुछ कन्वेंशन कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे कल। आज हमारे पास में तीन जो है कन्वेंशन बचती हैं। कंसेप्ट हमने कर लिए थे, तीन हमारे पास में कन्वेंशन बचती हैं और एक डिफरेंस था बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। ये जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी मैं कन्वेंशंस करवा रहा हूँ। मंडे जब आप स्कूल आएंगे तो उससे मैं आपको क्लासरूम में करवाऊंगा या देखेंगे जैसी परिस्थितियाँ बनती है। तो एक बार जब मैं आपको ये करवा रहा हूँ क्योंकि ये पहले ज़रूरी, जब तक दोनों का मीनिंग ही पता नहीं चलेगा तब तक दोनों डिफरेंस पता नहीं चल सकता। तो आपका जो है अकाउंटिंग कन्वेंशंस कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आप अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशन आपकी कौन सी हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन है, पहले आपके जी कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है का मतलब क्या है? डिस्क्लोजर होता है बताना, फुल मैंने पूरा, कि आप जो है अकाउंटिंग जब तैयार करते हैं अकाउंटिंग, तो उसमें आपका फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, यानी हर बात का उसमें पता चलना चाहिए। देयर शुड बी नो एनी हिडन इंफॉर्मेशन, means any interested party which requires such type of information that must be available in the accounting। आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, जो फाइनल अकाउंट बनाया है, ये अकाउंटिंग होती है और क्या होती है। तो इनमें सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो मैं बुक में से पढ़ रहा हूँ, दिस कन्वेंशन रिक्वायर दैट ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटरप्राइज। इकोनॉमिक अफेयर आर्थिक क्रियाएं, यानी हमको अपने घर की बातें नहीं बतानी, आर्थिक क्रियाओं के बारे में कह रहा है कि दिस कन्वेंशन रिक्वायर दैट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड, कि वो पूर्ण रूप से बतानी होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज द ऑफ द मेटेरियल इंटरेस्ट टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज प्रोपराइटर, आपका प्रोपराइटर हैं, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, अदर्स, यानी जो भी आपके इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो उनके अंदर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। द प्रिंसिपल इज सो इम्पोर्टेंट दैट द कंपनी एक्ट मेक एम्पल प्रोविजन फॉर दिस डिस्क्लोजर। एम्पल होता आदर्श, कि एक आदर्श जो है उन्होंने एक परफॉर्मा बनाया है कि सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आती हैं। परफॉर्मा कंटेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनी एक्ट, और इसके लिए कंपनी एक्ट ने एक परफॉर्मा बना रखा है। कंपनीज के जो बुक्स आप पढ़ोगे +2 के अंदर, तो उसमें देखोगे आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फिक्स परफॉर्मा है। उस परफॉर्मा में वो फिगर आपको भरनी ही पड़ेंगे, जैसे आपको फॉर्म भरते हैं उसमें सारी फिगर भरते हैं तो वो भरनी पड़ती हैं। तो उससे क्या होता है कि सारी की सारी चीज़ें जब फुल डिस्क्लोजर हो जाता है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं रहती है, ठीक है। और इसके अलावा भी ये है कि इफ़ देयर इज एनीथिंग विच कैन नॉट बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, देन दैट कैन बी शोन इन द फुट नोट आल्सो। नीचे फुट नोट में लिखी जा सकती है उनको, ठीक है। नीचे लिखने का मतलब कि बैलेंस शीट बनाई, उसके नीचे नोट डाल दिया। वो नोट कौन कौन से हो सकते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटीज़, कंटीजेंट लायबिलिटी का नोट हो सकता है। कंटीजेंट लायबिलिटी होती है संभावित दायित्व, ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब संभावित दायित्व। तो आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब ये है कि मान लो आपके अंदर कोई कोर्ट केस चल रहा है आपके अगेंस्ट में, और उन्होंने 1 लाख रुपए का कोर्ट केस डाल रखा आपके अगेंस्ट में, और आपको संभावना ये है कि हम जीत जाएंगे कोर्ट केस में, हमें नहीं देने पड़ेंगे। पर आपको देने पड़े या ना देने पड़े, दैट इज़ डिफरेंट मैटर। आप ये मान के चलिए कि देयर में बी द कोर्ट केस अगेंस्ट यू, यू मे हैव टू पे, आपको पे करना पड़ सकता है। तो पे करना पड़ सकता है तो इसका ये हुआ कि ये जो चीज़ है ये आप बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में जरूर लिख के दिखा दीजिए
कि भैया बैलेंस शीट में कि हमारा कोर्ट केस पेंडिंग है, कोर्ट केस हमारे अगेंस्ट भी आ सकता है या इन फेवर भी आ सकता है, ठीक है। तो वो आप उसमें लिखिए। अगर आप सोचते हैं कि कोर्ट केस तो हम जीत ही जाएंगे, हमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तो गलत है। वो आपका जो है एक प्रकार से हम कहेंगे कि वो आपका मिसलीडिंग हो जाएगा, कि वो आपकी स्टेटमेंट जो मिसलीडिंग है, यानी कि आपने बात बताई क्यों नहीं। हो सकता है पता नहीं केस आप 100% जीत भी जाएंगे, उसके बावजूद भी बताना जरूरी है, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आपने छुपानी नहीं है। सेकंड है, देयर इज अ चेंज इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन in making provision for doubtful debts, it must be disclosed in the balance sheet by way of a footnote. अगर आपने कोई डेप्रिसिएशन काटने का तरीका चेंज किया इस साल में, पिछले सालों में आपका डेप्रिसिएशन काटने का तरीका अलग था, इस साल में आपने डेप्रिसिएशन काटने का तरीका अलग बदल दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको भी आपने अलग तरीके से कर दिया, तो वो भी आप नीचे बताएंगे कि इन प्रीवियस ईयर्स आवर मेथड वाज दिस एंड इन दीज ईयर्स वी आर चेंज दिस मेथड। अगर आप एक फ़र्क क्या पड़ता है, तो फ़र्क पड़े या ना पड़े, बात यह कि आपने क्या चेंज किया वो अपने डिस्क्लोज करना, बताना उसको, ठीक है। और थर्ड कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन बाय वे ऑफ फुट नोट। और इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है, आपने इन्वेस्ट कर रखा 1 लाख रुपीज़ मार्केट में, आज उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू मान लो कि 1 लाख की बजाय 150 हो गई है, तो बुक में तो आप मार्केट वैल्यू नहीं दिखाते, वो तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट से आप केवल और केवल जो उसकी जिस दिन आपने एस्ट खरीदी वो वैल्यू दिखाएंगे। पर आप उसको नीचे जो दिखा सकते हैं कि उसके अंदर जो है आपका ये दिखा देंगे कि मार्केट वैल्यू कितनी है, कम है तो कम दिखा देंगे और ज़्यादा तो ज़्यादा दिखा देंगे। इसका मतलब ये है कि यू शुड ट्राई टू गिव द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस टू योर इंटरेस्टेड पार्टीज। और वो कौन सी अकाउंटिंग में होती है? अकाउंटिंग 3 ही है आपकी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आगे जाके आपका जो है कैश फ्लो, फंड फ्लो एक अलग मैटर है, ठीक है। अब ये कहता है कि डिस्क्लोजिंग का मतलब ये नहीं है कि यू शुड डिस्क्लोज ऑल द सीक्रेट्स ऑफ योर बिजनेस, मीन्स यू विल डिस्क्लोज ओनली द सफिशिएंट मैटर्स विच रिक्वायर द फाइनेंशियल यूजर्स, जो फाइनेंशियल यूजर्स को जरूरत है। अगर आप कोका कोला कंपनी है, वो अपना कोका कोला बनाने का फार्मूला किसी से शेयर नहीं करती, और इतने सालों से आपका जो करीबन 70-80 साल से वो जो फार्मूला कंपनी ने किसी को शेयर नहीं किया। अब ये कहे फुल डिस्क्लोजर में वो भी आना चाहिए, दैट इज़ नॉट थिंग। आप फाइनेंशियल नेचर की कोई चीज़ जो पूछ सकते हैं वो आपको जो दे सकते हैं, पर वो आपके लिए सफिशिएंट इतनी दे सकते हैं, उससे फालतू की चीज़ें हम नहीं देंगे। फ्यूचर प्लानिंग हमारी क्या है? वी विल नॉट डिस्क्लोज। तो यहाँ पर डिस्क्लोजिंग का मतलब ये नहीं कि यू विल डिस्क्लोज योर सीक्रेट्स, आप अपने सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करोगे, वो चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है जी। कन्वेंशन ऑफ मेटर्निटी, सेकेंड इज convention of materiality। मेटरलिटी का कन्वेंशन, मेटरलिटी तो सार का मतलब ये हुआ कि आपकी जो है डिस्क्लोजिंग है, ऊपर वाले में जो देते हैं डिस्क्लोजर ऑफ है फुल इंफॉर्मेशन, उसका मतलब ये नहीं कि आप सब चीज़ें ठोक दो उसमें, जिनका कोई यूज़ नहीं वो भी आपने कर दी, देखी जाएगी, अपने आप समझेगा अगला। नो 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 नो, ऐसा नहीं। यू विल प्रोवाइड ओनली द मेटरलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। मेटरलिटी होता है जिसका कोई सार हो, जिसका कोई मतलब हो, वो हम बात करते हैं। हम अकाउंट में केवल वही चीज़ डालेंगे जो जिसका यूज़ किसी के लिए है, जिनका यूज नहीं किसी के लिए, तो हम बिना काम का ओवरबर्डन नहीं करेंगे अकाउंट्स को, कि आपके जब बैलेंस शीट इतनी 4-5-6 पेजों की हो जाए, उनमें काम की सारी 6 ही चीज़ें हों और 6 पेज आपने भर दिए, वो गलत है। तो यहाँ पर कन्वेंशन ऑफ मेटरलिटी का मतलब क्या हुआ? दिस कन्वेंशन इज एक्सेप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर में मैंने बोला था कि सारी बातें बता दो, इसमें कहा कि नहीं सारी नहीं बतानी, यानी एक प्रकार से रिवर्स हो गया। According to this convention, items having an insignificant effect or being irrelevant to the users need not to disclose। Insignificant जिसका कोई महत्व नहीं है या irrelevant to user है, तो उनका जो है आप अगर irrelevant to user है तो उनको भी आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। These unimportant items are either left out or merged with the other items। या तो ऐसे आइटम्स को हम छोड़ देंगे
या किसी दूसरे आइटम के साथ उसमें मर्ज कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आपके सारे एक्सपेंस हैं, हाँ सारे एक्सपेंस, सारे के सारे एक्सपेंस, अब सैलरी कितनी लगी, रेंट कितना लगा, आपके जो टैक्स कितने लगे, और सारी कहानियाँ जो है एक जगह अलग अलग लिखे हुए तो काफ़ी लंबे पेज भर जाएंगे। तो उनको सारा एक ही कर दो ना, एक्सपेंस कितने हुए, हज़ारों प्रकार के एक्सपेंस थे, एक ही बार में मर्ज कर दिया, तो उनका यानी एक ही बार में मर्ज कर दिया, एक ही आइटम बन गई। तो या तो उनको लेफ्ट आउट कर दो जो यूजलेस हैं, और अगर यूजफुल है तो उनको मर्ज कर दो। ठीक है, अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी अननेसेसरली ओवर बर्डन, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवर बर्डन हो जाएंगी। तो आपका जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA है, उसने क्या बोला है, एन आइटम्स शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल if there is a reason to believe that knowledge of it would be influence the decision of the informed investors। ठीक है, कि अगर आपको ये लगता है कि ये कोई चीज़ जो इन्फॉर्मेशन आप देते हैं वो आपके इन्वेस्टर्स की या इंफॉर्मेशन में डिसीजन मेकिंग में कुछ असर कर सकते हैं, तो वो चीज़ डालनी चाहिए। और जिस चीज़ के असर में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो वो चीज़ हमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देयर शुड बी नोटेड दैट द मटेरियल ऑफ वन कंसर्न मे बी इमेटीरियल फॉर द अनदर, कि आपका ये भी देख लेना चाहिए कि आप जो दूसरी कंपनी करें वैसा आप करें, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ तो किसी कंसर्न के लिए बड़े वो यूज़फुल मानी जाती है, दूसरे के लिए वो बिल्कुल माइनर चीज़ है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस द कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल मे बी मटेरियल फॉर ए स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप, कि अगर आपके लूज टूल्स हैं, चाबी हैं, पाने हैं, या छोटे मोटे जो औजार हैं, वो एक छोटे वर्कशॉप के लिए तो उनकी एसेट मानी जा सकती हैं, बट इन द सेम फिगर इट इज मटेरियल फॉर एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। पर एस्कॉर्ट्स लिमिटेड है जो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, बड़ी बड़ी मशीनें बनाती हैं, उनके लिए छोटी मोटी चीज़ें इमेटीरियल है, यानी एक चीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेटलिस्टिक हो सकती हैं और दूसरे के लिए मेटलिस्टिक ना भी हो सकती हैं। ठीक है, ए डिफरेंस ऑफ 500 इन द वैल्यूएशन स्टॉक मे बी रिगार्डेड एज इमेटीरियल बट डिफरेंस ऑफ 500 कैश वुड बी ए मेटीरियल, कि अगर आपका अंडर वैल्यूएशन स्टॉक 500 होगा कोई बड़ी बात नहीं, पर अगर अकाउंट में 500 का डिफरेंस है वो जो है वो मेटेरियल करता है, इसका आपके सारे अकाउंट गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी का मतलब क्या हुआ कि दैट इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड विच इज नेसेसरी फॉर द यूजर्स, दैट इज यूजफुल फॉर द यूजर्स, अदरवाइज नो नीड टू ओवर बर्डन द अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ों का अदरवाइज जब ओवर बर्डन करने की जरूरत नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि आप यूजलेस चीज़ें किसके लिए यूजलेस है किसके लिए नहीं है वो आप डिसाइड करेंगे। कि जैसे एग्जाम्पल इसने दिया, कोट किया है कि आपका जो है लूज टूल्स है आपके छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं पर बड़े के लिए नहीं हो सकते। 500 का अंडर वैल्यूएशन स्टॉक कोई मीनिंग नहीं है, पर आपका जो 500 डिफरेंस इन अकाउंट एक वैल्यूएबल है। ठीक है, तो मैंने आपका 2 करवाए, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, वो तो कहता है सारी बातें बताइए, पर नॉट ऑन द रिस्क ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी लीक आउट नहीं होनी चाहिए। कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी आपके मतलब की चीज़ें से अकाउंट्स में जरूर डालिए। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, कन्वेंशन ऑफ रूल ऑफ प्रूडेंस। रूल ऑफ प्रूडेंस आपका जो है कन्वेंशन ऑफ रूल ऑफ प्रूडेंस या रूल ऑफ कंजर्वेटिज्म भी हम बोलते हैं। कंजर्वेटिज्म होता है रूढ़िवादी विचारधारा, रूढ़िवादी, और प्रूडेंस होता है समझदारी का नियम। इसे समझदारी का नियम भी कह सकते हैं या रूढ़िवादी विचारधारा भी कह सकते हैं। रूढ़िवादी यानी पुरानी आपकी जो सोच है वो क्या कहती है बिजनेस के अंदर, पुरानी सोच आपकी ये कहती है कि प्रॉफिट को प्रॉफिट तब तक ना मानो जब तक कि मिल ना जाए, यानी यू कांट ट्रीट एनी प्रॉफिट टिल टू रिसीविंग इट, बट यू कैन ट्रीट द लॉस व्हेन देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, और लॉस को लॉस तभी मान लो अगर उसकी कोई पॉसिबिलिटी दिखी जाए। ठीक है, तो प्रॉफिट को प्रॉफिट तब तक ना मानो जब तक कि मिल ना जाए, और लॉस को लॉस तब तक ना मानो जब तक कि वो लॉस हो ना जाए। ठीक है, तो आपका जो है इसमें कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन द एंटिसिपेटेड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड in the books of account, but all the anticipated or unrealistic gains should be ignored। anticipated होता है संभावित, कि आपके अगर संभावित कोई लॉस हैं
तो उनको तुरंत नोट कर लो, पर अगर संभावित का प्रॉफिट है तो उनको जब तक मिल ना जाए उनको आप नोट नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ ए प्लेइंग सेफ, यानी ये प्लेइंग सेफ की पॉलिसी है कि भैया सेफ आप तभी है कि लॉस को लॉस मान लो, आप हवा में ना आ जाएं, कभी ज़्यादा प्रॉफिट ना दिखा जाएं, और प्रॉफिट को प्रॉफिट तब तक ना मानो जब तक मिल ना जाए। क्या पता अगला प्रॉफिट देने वाला बंदा मर जाए, भाग जाए, या वो फर्म इंसॉल्वेंट हो जाए। ठीक है। प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नॉन लायबिलिटीज एंड लॉसेज इवन दो अमाउंट कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। Likewise, when there is a difference between alternatives of recording transactions, one having the at least favorable immediate effect, the profit and the capital should be adopted. Following example of the application of the principle of conservatism. इस बात को छोड़ो, सीधे बातों पे आओ। Closing stock is valued at the cost price or reliable price, whichever is less. ये रूल ऑफ प्रूडेंस ये कहता है कि आपका जैसे क्लोजिंग स्टॉक बच गया साल के लास्ट में, उसकी दो वैल्यू हो सकती हैं। एक तो होती है जो कॉस्ट वैल्यू है जिस पे आपने माल खरीदा था, और दूसरा हो सकता है आपका मार्केट वैल्यू या रिलाइजेबल वैल्यू जो आज के दिन बाजार में बिकती है। मान लो आपने जो है स्टॉक खरीदा था वो उसकी वैल्यू थी 10,000, आज वो बाजार में बिक रहा है 15,000 का, तो हम 10,000 लें या 15,000 लें? तो रूल ऑफ प्रूडेंस कहता है कि प्ले सेफ, क्योंकि आपका भी माल बिका नहीं है, हो सकता है कल रेट गिर के वापस 10,000 आ जाए, प्रॉफिट तो मिला ही नहीं, आप प्रॉफिट पहले दिखा रहे हैं, तो गलत है। तो आप क्या करेंगे, दोनों में जो भी कम हो, आपका अगर 10,000 उसकी कीमत 15,000 है तो 10,000 दिखाएंगे, अगर आपकी कॉस्ट 10,000 है और उसकी मार्केट वैल्यू 5,000 आ गई तो उसको 5,000 दिखाएंगे। तो विच एवरेज लेस, हाँ बढ़ जाएगी तो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो जाएगा, पर घट गई अभी तो अभी हमने इसको कम करके दिखाया है। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स, कि आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स, कि आपका जो एक्चुअल बैड डेट्स होते हैं उनको संभावनाओं को देखते हुए आपने जो है वो बनाना चाहिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपके हो सकता है कि डेटर मरे ही ना, पर उसका आपने बना लेते हैं ताकि अगर मरे तो हमें पहले से पता होना चाहिए। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी शोन ऑन द सरेंडर वैल्यू एज अगेंस्ट द अमाउंट पेड, कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू पे होनी चाहिए। अब सरेंडर वैल्यू क्या होती है और ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है, कि आपके जो एक पार्टनरशिप में 4 पार्टनर हैं, अब उनके पास में कोई बीमा कंपनी वाला आ गया, उसने कहा कि भैया ऐसा है कि तुम चारों के चारों दिन आदमी हो और कभी भी मर सकते हो, और फिर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर वालों का क्या होगा। अब उसने डरा दिया, अच्छा भला, क्योंकि बीमा तभी लोग लेते हैं ना जब डर जाता है कोई, या तो पुलिस वालों से डरे तो मोटरसाइकिल का बीमा करवाते हैं, गाड़ी बीमा करवाते हैं, अगर मरने से डरे या फैमिली के फ्यूचर से डरें तो फिर हम जो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। तो उसने जो चारों पार्टनर कहा कि भैया आप लोग जो बीमा करवा लो, तो उन्होंने कहा भाई बीमा पैसे हम कैसे दें, बोला आप बिजनेस से करवा लो ना, चारों के चारों का इकट्ठा बीमा कर देंगे। इकट्ठा बीमा करना, आप किस्तें भरते रहना, और चारों में जो कोई मरेगा तो उसको चारों को पैसे मिल जाएंगे इसके। अब आइडिया तो अच्छा लगा, अब उन्होंने बीमा पॉलिसी ले ली। आज के दिन जो है बीमा पॉलिसी के हमने भर दी 10,000, और उसकी सरेंडर वैल्यू होती है कि अगर आप बीमा कंपनी से बीमा मांगने जाएँ वापस है कि भैया हमारे पार्टनर्स की तो लड़ाई हो गई, या फर्म हमारी हो गई ख़त्म, हमारे को कितने पैसे वापस दोगे, तो कंपनी कहती है कि भैया आप अपनी पॉलिसी सरेंडर कर दो, हमारे को सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, वापस दे दो। वापस दोगे 10,000 के, हम आपको 8,000 देंगे। तो यानी सरेंडर वैल्यू क्या है, एक्चुअल कितनी रिलायबल वैल्यू होगी, वो 8,000 होगी। तो आपकी जो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जो आपके सरेंडर वैल्यू वही दिखाएंगे, ना कि एक्चुअल वैल्यू पेड दिखाएंगे। ठीक है, सरेंडर वैल्यू हमेशा एक्चुअल वैल्यू से कम होती है। ठीक है, तो इसलिए वो दिखाएंगे। प्रोविजन फॉर पेंडिंग ए लॉ शूट्स अगेंस्ट द फर्म में आइदर बी डिसाइडेड इन फेवर, और आपने अगर कोई लॉ शूट चल रहा है, कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसका जो प्रोविजन भी आप इसके अंदर दिखाएंगे। ठीक है जी। और ये कहता है कि इफेक्ट ऑन द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, उसका फ़र्क क्या पड़ेगा, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म शुड बी यूज्ड कॉटियसली, कॉटियसली होता है ध्यानपूर्वक, वरना तो इसका मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लॉस दिखाओगे तो उससे दिक्कत आ जाएगी। पहला क्या लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल डिस्क्लोज लोअर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल प्रॉफिट, इसमें जो है एक्चुअल प्रॉफिट से कम आपके प्रॉफिट लॉस होंगे, क्योंकि आपने जानबूझ के उसको कम दिखा दिया, यानी लॉस ज़्यादा दिखा दिए।
बैलेंस शीट भी आपकी अंडर स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि आपने हर एसेट की वैल्यू कम करके दिखा दी। तो इसलिए आपका रूल ऑफ प्रूडेंस है वो अच्छा है और उसको सावधानी भी रखनी चाहिए कि उसमें कोई गड़बड़ आप ना कर दें। ठीक है जी। तो ये आपके पास में थी चीज़ें। अब इससे रिलेटेड कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं? ये 3 कन्वेंशन मैंने आपको करवाई हैं। इससे रिलेटेड एनीथिंग यू वांट टू आस्क? अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, और नहीं तो आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है जी। हम मंडे फिर मिलें क्लासरूम में, और क्या मैसेज है मंडे के लिए व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू। हैव ए नाइस